हेलो बच्चों, वेलकम बैक। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को एनालाइज करने के बाद वापस से हम लोग मोशन की तरफ बढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेहतरीन से चैप्टर को एनालाइज करेंगे या फिर हम कहीं बहुत ही बेहतरीन से मोशन को एनालाइज करेंगे और जिससे हमारे ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, वो है सर्कुलर मोशन। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ये बेहद ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे सराउंडिंग में ये बात फैली हुई है कि सर्कुलर मोशन एक टफ चैप्टर है, इसके फॉर्मूलाज डिफिकल्ट है, इसके कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आते हैं, बस फॉर्मूला याद करो और जैसे जैसा प्रोसीजर बताया जाता है उस तरह से अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को पूरा का पूरा एम्प्टी करो इस चीज से लेकर कि ये चैप्टर बहुत टफ है। नहीं, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको जो प्रीवियस हमने नॉलेज शेयर करी है आपके साथ, उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। आपको कैलकुलस के बारे में पता होना चाहिए, पॉइंट की दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो इस चैनल पर और इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज एक बार पीछे की वीडियोस को चेकआउट करो जहां हमने कैलकुलस के बारे में जाना है, जहां नथिंग ने समथिंग को क्रिएट किया है, जहां पर जीरो डिवाइड बाई जीरो इसकी वैल्यूज हम लोग ढूंढ पा रहे हैं। कैलकुलस का असली मतलब क्या है उसको भी अगर हम लोग फॉर्मूले की तरह रटते हुए आते तो हमें यहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती, लेकिन कैलकुलस को जानने के बाद और वेक्टर को समझने के बाद ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इस चैप्टर का प्री रिक्विसाइट बन जाता है आपके कैलकुलस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज नहीं। फॉर्मूलाज तो यार हम किताबों में से देख के या क्या कहते हैं गूगल से देख के भी लिख सकते हैं, फॉर्मूलाज बिल्कुल नहीं। उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट और वेक्टर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज आपको पता है। ये चैप्टर कितना हार्ड हो सकता है, 1+1 = ये जवाब देने में आपको जितनी मुश्किल आएगी ना, बस ये चैप्टर उतना ही ज्यादा हार्ड है। 1+1 आपका 2 है, इतना हार्ड है आपका ये चैप्टर। तो आप इस चैप्टर को समझने के लिए आप प्रीरिक्विसाइट समझ गए हो तो प्लीज पहले उसको देखो। और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियोस नहीं समझ आ रही हैं, वैसे तो मैंने हर चीज की प्लेलिस्ट बना रखी है अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो, अदरवाइज आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे और वहां से आप अपनी कैलकुलस को समझ के फिजिक्स की जर्नी को बेहद आसान बना सकते हो। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला पार्ट आपकी पूरी एंटायर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या, मेन रोल वही प्ले करेगा, क्योंकि जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो आपका पेड़ जो उगने वाला है आगे चल के वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लाइफ वाला बनेगा। ठीक है, तो चलो, तो यहां पर हम लोग सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करते हैं और इस बात को ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर जब मैं सर्कुलर मोशन का जो पार्ट आएगा, जो कि आप मान के चलो अभी से 15-20 मिनट बाद वो शुरू होगा, वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होगा। प्रोसीजर लंबा होगा क्योंकि वहां पर हमें चीजों को सिंप्लीफाई करना है लंबे समय तक, पहले पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन तक, बस वो प्रोसीजर लंबा होगा। लेकिन मुश्किल वो कितना होगा, 1+1 = 2। ये इस चीज को सॉल्व करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल वो वहां पर होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। और यहां पर आपको एक चीज और करनी होगी, कॉन्सेंट्रेशन। देखो, किसी भी चीज को सीखने के लिए ना सिखाने वाले की इंपॉर्टेंस भी होती है और साथ ही साथ सीखने वाले की इंपॉर्टेंस भी होती है कि आप किस चीज को किस तरह से सीखना चाहते हो। आप अगर दिल से इन चीजों को समझना चाहते हो तो यकीन मानो ये आप बहुत आसानी से समझ जाओगे इस लेक्चर के अंदर। लेकिन आप अगर किसी भी चीज को बस ऐसे देख रहे हो कि यार हमारा कोई एक टेस्ट है, हमारा वीकली टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, या फिर हाफ ईयरली एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, या जस्ट फॉर एग्जाम के लिए आप कोई फॉर्मूलाज देखने आए हो, तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहां हम चीजों को आसान भाषा में सीखेंगे, आसान वे में समझेंगे और नेचर को ऑब्जर्व करके नेचर से जवाब मांगेंगे और नेचर हमें खुद देगा। क्योंकि द राइट वे ऑफ एजुकेशन इज ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेटिंग द नेचर थ्रू मैथमेटिक्स, और नेचर आपको जवाब खुद ब खुद देता है। और ये चीज हम अपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखते आए हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम सर्कुलर मोशन को एनालाइज करेंगे। और वो है क्या, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करती है तो उस मोशन को हम लोगों ने नाम दिया सर्कुलर मोशन, एज सिंपल एज दैट। अब इस मोशन के दौरान यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शुरुआत हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगी, क्योंकि नेचर से बात करने के लिए हमें उसको नंबर्स देना होता है। और मोशन के लिए जब भी कोई चीज मोशन से जुड़ी होती है तो उसको नंबर्स हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए देते हैं। जहां पर आपके पास होगा एक ओरिजिन, जो ऑब्जर्वर जहां खड़ा होता है वो पॉइंट होता है ओरिजिन। और यहां पर हमने ओरिजिन कहां लिया, हम कहीं भी ले सकते हैं ओरिजिन, ये भी कोई रूल नहीं है कि आपको सेंटर पर ही लेना है, पर शुरुआत हम सेंटर वाले से कर रहे हैं, बाद में हम ओरिजिन को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ओरिजिन को लिया कहां, सेंटर पे, यानी ऑब्जर्वर जो है सर्कुलर पाथ के सेंटर पर खड़ा है। तो वो यहां पर जो पर्सन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसकी पोजीशन को देखेगा, और उस पोजीशन को देखने के लिए सिंपल सा लॉजिक, सर्कल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सर्कल के अंदर एक खास बात होती है कि सेंटर से उसकी दूरी हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम, वो रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर जब वो पर्सन है तो उसकी दूरी इस सर्कुलर पाथ के रेडियस के बराबर होगी, और इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास, सिंपल, अगर रेडियस की लेंथ r है और ये एंगल आपके पास थीटा है,
ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी हमारा काम है फॉर्मूलाज पे ना जाना बल्कि सर्कुलर मोशन को एनालाइज करना, ठीक है। तो यहां पर जब इसकी लेंथ आर है, एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली हम यहां पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर लेंगे। ये लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, आर कॉस थीटा। ये लेंथ कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा। तो भाई उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा। तो पोजीशन बन गया उसका आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, एज सिंपल एज दैट। अब अगर मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो मैं यहां पर आर वेक्टर लिख देता हूं। तो आर वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ लिखने का तरीका आर कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, प्लस आर साइन थीटा जे कैप, एज सिंपल एज दैट। तो देखो पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने लिख लिया, और ये हमें ज्ञान कहां मिला था, वेक्टर्स वाले लेक्चर्स में, जहां पर हमने इन चीजों को समझा था, ठीक है। अब यहां पर अब आप नोटिस करोगे, अगर ये पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज करता है सर्कुलर पाथ पे, किसी और दूसरे पोजीशन पर जाता है, मान लो इस पोजीशन पर आया, तो यहां पर उसका रेडियस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, लेकिन यहां पर उसका एंगल जो है वो चेंज हो गया, एंगल जो है वो चेंज हो गया। और यहीं से एक बात स्ट्राइक करती है कि यार इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिर्फ पोजीशन का चेंज नहीं हो रहा है, साथ ही साथ एंगल का भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर एंगल के साथ भी हम लोगों ने एक बड़ी बेहतरीन सी चीज देखी कि जैसे दो पोजीशन या दो पॉइंट के बीच में आप पोजीशन को बदलते हो तो इसको बोलते हो आप चेंज इन पोजीशन, और या फिर आप इस लेंथ को क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसी तरह से आपने यहां पर अपना चेंज इन एंगल किया है, और ये चेंज इन एंगल को आपने क्या बोला यहां पर, क्योंकि ये एंगल है तो यहां पर हमने वर्ड यूज किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एज सिंपल एज दैट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो यार मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, दैट इज चेंज इन पोजीशन, और उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर मैं घूम रहा हूं तो मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने जितना एंगल चेंज किया वो बन गया मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्यों जरूरी है, ये बात आपको नेक्स्ट टॉपिक पे समझ आएगी, और वो क्या है कि अगर मैं धीरे मूव करूंगा तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समय के साथ धीरे धीरे होगा, अगर मैं तेज मूव करूंगा यानी कि मैं इस पाथ पे तेज दौड़ रहा हूं तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समय के साथ फास्ट होगा। तो यहां पर मेरे पास स्पीड तो है, वेलोसिटी भी है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर मैं देख रहा हूं कि मैं अपने डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है फिक्स, मैं उसको अगर एंगुलर स्पीड में देखो अभी मैं धीरे घूमा लेकिन अभी मैं तेज घूमा, तो यहां पर मैं अपनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समय के साथ कंपेयर कर सकता हूं। तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन आपके लिए बन गया वेलोसिटी, उसी तरह से यहां पर आप एक नए पैरामीटर को देख पा रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये बन जाएगा आपका, ये भी एक वेलोसिटी की तरह ही है, लेकिन अब क्योंकि ये एंगल के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको नाम देंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या नाम देंगे, एंगुलर वेलोसिटी। देखो एज सिंपल एज दैट। अब अगली चीज आती है यहां पर, और वो क्या है, अगली चीज आती है कि यार जैसे मैं वेलोसिटी को, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा हूं तो मैं अपने वेलोसिटी को टाइम के साथ वेरी कर सकता हूं, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे लिए क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। सिमिलरली अगर मैं अभी धीरे घूम रहा हूं लेकिन फिर तेज घूमना स्टार्ट कर दूं तो मैंने अपनी एंगुलर वेलोसिटी को भी चेंज किया टाइम के साथ, और ये बन जाएगा मेरे लिए सिंपली एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ये बन जाएगा मेरे लिए एंगुलर एक्सीलरेशन, एज सिंपल एज दैट। अब क्योंकि हमने तीन नई चीजें, नए पैरामीटर्स को हमने देख लिया, सर्कुलर मोशन के तीन वेरिएबल्स को देखा जो कि घूमते वक्त काम आते हैं, ये आपको सर्कुलर मोशन में या कोई भी चीज घूमती हुई नजर आएगी, जैसे आगे चल के आप रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी ये वेरिएबल्स को आप एनकाउंटर करने वाले हो, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो सिंपली थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी एक सिंबल चाहिए, उसको हमने रिप्रेजेंट किया ओमेगा से, और एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए हमने अल्फा का यूज कर लिया, बस ये सिंबल है और कुछ नहीं। तो भाई यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लो यहां पर चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा है, डेल्टा का मतलब दो पॉइंट का चेंज, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी होगी, 15 डिग्री की होगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप थीटा से रिप्रेजेंट करोगे या फिर डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करोगे, एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करोगे, और एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करोगे। अब आपने देखा कि इस बात को एक और चीज दिमाग में रखना कि यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन जो है, ठीक है, वो दो तरीके के होंगे। एक, आपका एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ये वेरिएबल वाली बात मैं हमेशा क्यों बताता हूं, क्योंकि हम लोग ना अपने टेक्स्ट बुक में अभी जो पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन तक का ही हमारे टेक्स्ट बुक में पार्ट दिया हुआ है, लेकिन आगे चल के होता क्या है ना, 11th 12th में हम इन चीजों को अपने बॉडी के अंदर समा लेते हैं और फिर ये भूल जाते हैं इंजीनियरिंग के टाइम पे कि एक्सीलरेशन भी वेरी कर सकता है। हम लोग इस बात को पता नहीं क्यों फिक्स कर लेते हैं कि भाई जो हम यहाँ फॉर्मूला बनाने वाले हैं, जैसे एक्सीलरेशन के केस में जो हमने बनाया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू
टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो हम वेरिएबल एक्सीलरेशन में भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर इंजीनियरिंग में हम बहुत परेशान होते हैं। वो फॉर्मूलाज बनाए गए हैं स्पेसिफिकली कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, तो वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले केस में ही अप्लाई हो सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी जो हम फॉर्मूलाज अभी लिखेंगे वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए है, तो वो सिर्फ उसी केस में अप्लाई हो सकते हैं। अगर आपका एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो आप मान के चलो कि आपका एक्सीलरेशन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस का ही यूज कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपको भी वर्ड सुनोगे कि हर पॉइंट पे चीजें वेरी कर रही हैं, तो उसी दुनिया को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने किस चीज का इजाद किया? कैलकुलस का इजाद किया। इजाद कहना गलत होगा, बेसिकली हमने उस चीज को नेचर में ऑब्जर्व किया तो कैलकुलस डिस्कवर होकर बाहर है। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां पर हम इन चीजों के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। और हां, अब देखो एक पॉइंट को, अगर मैं यहां पर वेलोसिटी की बात करूं तो दो पॉइंट के बीच में आपको वेलोसिटी मिलेगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यहां दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप अगर कोई भी दो पॉइंट लोगे तो आप यहां पर एक कॉर्ड बनाओगे। ठीक है, अब यहां पर आप कह सकते हो कि यार डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, लेकिन यहां पर अगर मैं वो शॉर्टेस्ट पाथ बनाऊं तो एक सर्कल के अंदर कॉर्ड निकल कर आएगा। कॉर्ड जो जानते हो ना, सर्कल के अंदर एक सीधी रेखा बना देते हैं, जो दो पॉइंट्स को टच करते हैं उसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार मेरी वेलोसिटी इस दिशा में है। जवाब है गलत। आप जिस मोशन को स्टडी कर रहे हो वो देखो, ये चीज बाय डेफिनेशन हम लोग बोल देते हैं कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन जब हम एक्चुअल मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसी पाथ पर डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे। और यहां पे क्योंकि हर पॉइंट पर, ये पॉइंट को फील करना, यहां पर आप हर पॉइंट पे अपनी दिशा चेंज कर रहे हो, तो यहां पर आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है, तो दो पॉइंट के बीच में आप वेलोसिटी भी नहीं ढूंढ पाओगे। आप यहां पर मात्र एक पॉइंट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो या पॉइंट वेलोसिटी। और पॉइंट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट वेलोसिटी का मतलब हुआ इंस्टेंट वेलोसिटी। आप यहां पर वेलोसिटी नहीं खोज सकते हो, आपको यहां पर इंस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। इसीलिए जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप देखोगे ना, तो यहां पर आपको वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड टर्म सुनाई देगा, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी की तरह हम लोग लेते हैं। तो भाई स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वेलोसिटी भी सेम होगी। वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज करेगी। जरा सोच के देखो, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगले ही पॉइंट पे आके उसकी डायरेक्शन बदल रही है। ये दोनों देखो पैरेलल नहीं है, इसका मतलब हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो हमें आता है उसी के जरिए हमें इससे बात करनी है, और देखो जवाब खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन सबके रिलेशन के साथ। और देखो वो रिलेशन निकालना भी बहुत आसान है। हमने जब पाई की खोज करी थी, हमने जो पाई का लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि ये एंगल, पहली चीज, अब हम एंगल अगर यहां पर हम इनके मतलब आर्क लेंथ, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल के बीच में अगर रिलेशन निकाल रही हैं, तो यहां पर नोट करो कि एंगल आप हमेशा किस में लोगे? रेडियन में लोगे, क्योंकि रेडियन एंगल का ही रिलेशन रेडियस और आर्क लेंथ के साथ निकल कर आता है। ठीक है, तो आप देखो डेल्टा थीटा को अगर एंगल को मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये आर्क लेंथ मिलेगी। ठीक है, जिसको मैं डेल्टा एस लिख देता हूं, जो कि हो गया मेरे पास डेल्टा एस। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया मेरे पास रिलेशन। अब अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है, अब अगर मैं यहां बात करूं, ये क्या है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन, और ये मैं कह सकता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? आपका जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, पॉइंट को समझना, जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है। ठीक है, अगर इस यहां से यहां जाने में जो आपको टाइम लगा, मान लो यहां पर आप t1 टाइम पे थे, यहां t2 टाइम पर थे, तो t2 माइनस t1 टाइम आपको लगा, जिसको आप डेल्टा t से रिप्रेजेंट करो, डिवाइड कर दो दोनों को डेल्टा t से, तो ये क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो गया आपके पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एंगुलर वेलोसिटी। तो आर ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। इसको वेलोसिटी मत बोलना, इसको स्पीड बोलना। हाँ, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर आ गया। अब जब दो पॉइंट के बीच में लिया तो मैं इसको बोलूंगा स्पीड, भाई जो है वही बोलूंगा, जबरदस्ती हमें कोई उसको नाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसी चीज को देखो और अपने कैलकुलस के उस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ो कि भाई यहां पर दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, पाथ तो ऐसा ही है, तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकता हूं। और इंस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक ही पॉइंट। अब मैं उसी बात को एक बार रिवाइज करा देता हूं कि आप ए पॉइंट पे हो, बी पॉइंट पे हो, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, मान लो, ठीक है, आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। एक पॉइंट पर मैं टाइम को फ्रीज कर देता हूं, और उस पॉइंट पे जैसे मैंने टाइम को रोक दिया तो चेंज इन पोजीशन मेरा जीरो हो जाएगा, और चेंज इन टाइम भी जीरो होगा, क्योंकि टाइम तो रुका हुआ है। तो मेरी जो इंस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंस्टेंट, वो क्या आएगा? चेंज इन पोजीशन जीरो डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम जीरो। तो यहां पर जीरो बाई जीरो आ गया। अब
अगर मुझे सिर्फ 0/0 मिलेगा तो मैं वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। मैं ये कैलकुलेट तभी कर सकता हूं जब मैं रियलिटी को ऑब्जर्व करूं। और यहां पर रियलिटी बोल रही है कि भाई देखो, आप तो 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से गए हो, यानी हर वक्त आप चले हो, हर वक्त आपके पास वेलोसिटी है, तो इस वक्त पे भी आपके पास वेलोसिटी होगी, तो इस 0/0 की वैल्यू क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। और यही था आपका कैलकुलस, और इसी के जरिए हमने लिमिट को खोजा था। तो लिमिट के जरिए आप इस 0/0 की वैल्यू को ढूंढ पाए। सेम उसी तरीके से एक पॉइंट पर, ये मिथ कभी भी दिमाग में मत रखना बहुत छोटा कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे। वो प्रोसेस है लिमिट को फाइंड करने का। हम यहां पर ये बोल देते हैं कि भाई बहुत पास का पॉइंट ले लो, तो यहां जो स्पीड है वो वेलोसिटी के बराबर होगी ना। दो पॉइंट के बीच में आप जूम कर लो भाई, आपको कॉर्ड ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर वो कॉर्ड है तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में वेलोसिटी को निकाल रहे हो। द थिंग इज कि आपको एक पॉइंट पर निकालना है जहां पर डेल्टा थीटा आपका 0 होगा और डेल्टा एस आपका 0 होगा। तो यहां पर एक पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आपको मदद लेनी होगी लिमिट की। लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू 0, इसके जरिए ये क्या बन जाएगा? एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैसे लूंगा? डी थीटा। ये भी हमने सीखा है कि डेल्टा मतलब दो पॉइंट पे चेंज, डी मतलब एक पॉइंट पे चेंज। तो जब लिमिट लगाया तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, आर डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन में डी टी। ये है पॉइंट चेंज इन टाइम, पॉइंट चेंज इन टाइम, पॉइंट चेंज इन एंगुलर पोजीशन, पॉइंट चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, और इसको अगर मैं dt नहीं रखता हूं तो आर डी थीटा इज इक्वल टू डी एस। मतलब यहां बिना डिवीजन के लू मैं, तो लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू 0 होगा। तो ये, तो अब ये क्या बन गया? जैसे डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, सिमिलरली डी थीटा अपॉन में डी टी ये क्या है? आपके पास इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये एक पॉइंट पर है। ठीक है, देखो यहां से यहां तक की एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इंस्टेंट वेलोसिटी 0/0 एक पॉइंट पर इंस्टेंट वेलोसिटी। सिमिलरली ये क्या बन गया? इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको आप ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करोगे, आर ओमेगा इज इक्वल टू, अब डीएस अपॉन में डीटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब आप इसको बोल सकते हो वेलोसिटी। लेकिन हाँ, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, और डायरेक्शन आप जानते हो, थ्रू ऑब्जर्वेशन जानते हो कि वेलोसिटी कहां होगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। जो ये रेडियल डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो अब आप इसको वेलोसिटी बोल सकते हो। इंस्टेंट वेलोसिटी निकालोगे तभी आप वेलोसिटी टर्म का यूज करोगे, लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच में आप मेजर कर रहे हो सर्कुलर पाथ पे, तो वहां पर आप स्पीड बोलोगे, क्योंकि आप एक कर्व पाथ पे गए हो, आप स्ट्रेट लाइन में नहीं गए हो कि आप उसको वेलोसिटी बोल सको, क्योंकि यहां तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखो कितनी मजेदार चीजें हमें जानने को मिल रही हैं। यहां पर थोड़ा सा सब्र भी चाहिए, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि अभी आगे आने वाले पार्ट में सिंप्लीफिकेशन लंबी है, लेकिन मुश्किल अगेन वही बात, 1 + 1 = 2 जितना हार्ड है उतना ही हार्ड आपका ये चैप्टर है। बस इतनी सी बात है, हमें बस यहां पर नेचर में इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। बिना ऑब्जर्व किए डायरेक्ट फॉर्मूला पे कूदेंगे, हर क्वेश्चन में परेशान होंगे। लेकिन अगर पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, सही नॉलेज लेंगे, तो हर क्वेश्चन हमारी नॉलेज को और ज्यादा शार्प करेगा, एनहांस करेगा, और हमको और कैपेबल बनाएगा आगे चल के एक ट्रू इंजीनियर बनने के लिए, जो इस दुनिया में आगे चल के ऐसी चीजें क्रिएट करेगा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बिकॉज दैट इज ट्रू इंजीनियरिंग। कोई डिग्री लेके, पढ़ाई करके, डिग्री लेके, मार्क्स लाके कहीं जॉब करना इज नॉट इंजीनियरिंग, दैट इज वर्क जो आप कर रहे हो, और कुछ नहीं। इंजीनियरिंग के जरिए अपने दिमाग को ऐसा बनाओ, नॉलेज इस तरह लो कि आप अपने आप को उस काबिल बना सको जिसके जरिए आप ह्यूमैनिटी को एक कदम आगे लेकर जाओ। यकीन मानो, अच्छी कंपनी में भी जॉब करके, ठीक है, लाखों करोड़ों की प्लेसमेंट वो तो बहुत कम लोगों को मिलती है। ठीक है, मतलब 1 लाख में से किसी 1-2 को मिलती होगी। ठीक है, लेकिन इस बात को समझो, वो लाखों करोड़ों की प्लेसमेंट भी अगर आपको मिल गई तो भी आप ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग हैं जो करोड़ रुपए के पैकेज पे काम कर रहे हैं, बट उनका नाम नहीं है। नाम उन्हीं का है जो कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिससे ह्यूमैनिटी एक कदम आगे बढ़ती है। न्यूटन ने सेब को ऑब्जर्व करके जब ग्रेविटी बताई थी, उसकी बदौलत ही आज इंसान चांद पे जा पाया। ये है एक्चुअल क्रिएशन, ये है एक्चुअल ह्यूमैनिटी को दिया हुआ हमारी तरफ से गिफ्ट, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने अपने को क्यूरियस बनाओ। 21 डेज का चैलेंज मैं हमेशा बोलता आया हूं, अपने आप को दो जहां आप चीजों को ऑब्जर्व करके पढ़ो, जहां आप नेचर से बात करना सीखो। उसकी भाषा मैंने आपको बताई है, वो क्या है? मैथमेटिक्स है। उस भाषा से नेचर से बात करके देखो, यकीन मानो 22वें दिन से आपको किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे। और पढ़ाई हम हमेशा डिपेंडेंट होके क्यों करें? क्यों हमें कोई बताए कि ऐसा करोगे तभी ये होगा, इस तरह से ट्रिक लगाओगे तभी आंसर आएगा? क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम अपने इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना फंड जुटाकर
हमारे को पढ़ाते हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कि इस 800 करोड़ की आबादी वाली दुनिया में मैं स्टैंड आउट कर सकूं, मैं इस दुनिया में आगे बढ़ सकूं। इस चीज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और यही बात आपको फील करनी है। आप एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने आप को काबिल बनाने के लिए पढ़ रहे हो। और इसलिए आपको इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और अपने आप को बहुत क्यूरियस बनाना होगा, क्योंकि इस ज्ञान से आप दुनिया बदल सकते हो। वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड, और वो वन मैन, वुमेन भी बोलूंगा मैं, वन मैन स्लैश वन वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड। लेकिन वो वन मैन स्लैश वन वुमेन बनने के लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। ये असली पढ़ाई है। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। बी अ थिंकर, और थिंकर ऐसा बनो कि जो क्यूरियस हो। ऐसे ऐसे सपने देखो जो आपको सोने ना दे। ऐसे नहीं कि बस सो के बस सपने देख रहे हो मैं करोड़पति बन गया, मैं तो यॉट में बैठा हुआ हूं, इस तरह से नहीं। लर्निंग लो, राइट वे ऑफ एजुकेशन में आगे बढ़ो। यकीन मानो, मैंने ये यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया था तो मेरा मोटो ये कहीं भी नहीं था, ना आज भी ये मोटो नहीं है कि आप मुझसे पढ़ो। मेरा मोटो बस ये है कि मैं आपको इन लेक्चर्स के जरिए वो राह दिखा सकूं जहां पर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। और एक बार आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, चीजें आप खुद ब खुद कर लोगे। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी की भूख आ गई तो आप चीजें जाने बिना खुद ही नहीं थकोगे। कहते हैं कि आम इंसान जो होता है इतनी देर काम करने के बाद थक जाता है, लेकिन क्यूरियस इंसान चाहे आप उससे 50 घंटे काम करवा लो। वैसे तो एक बात बताऊं, क्यूरियस इंसान को आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि 50 घंटे काम करो। क्यूरियस इंसान के अंदर खुद ब खुद पता नहीं कहां से वो इंटरनल पावर आती है कि वो 50 घंटे 100 घंटे जब तक वो चीज को हासिल नहीं कर लेता वो काम करता रहता है। वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर लेकर आनी है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बातें हमेशा ज्यादा हो जाती हैं। चलो मुद्दे पर आते हैं। यहां पर तो देखो, हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, इन चीजों को समझा। ठीक है, इनका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर को देखा और यहां पर कैलकुलस को थोड़ा सा रिविजिट किया हम लोगों ने। तो हमें यहां पर एक रिलेशन मिल गया, और वो रिलेशन क्या है कि एंगुलर, एक सेकेंड रब कर लेता हूं, हमें रिलेशन मिल गया कि इंस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू आर एंगुलर इंस्टेंट वेलोसिटी, या स्पीड इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन मिला मुझे। सिमिलरली अगर मैं इंस्टेंट वेलोसिटी का डेरिवेटिव करूं एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, वही चीज 2 पॉइंट लिए मैंने, लिमिट के जरिए एक पॉइंट पे लेकर आया, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये किसके बराबर होगा, इंस्टेंट एक्सीलरेशन के बराबर होगा। और v किसके बराबर है, डी आर ओमेगा बाई डी टी। और अब देखो रेडियस तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है भाई, क्योंकि पाथ मेरा सर्कुलर है, तो आर बाहर लिया मैंने, डी ओमेगा बाई डी टी। व्हाट इज दिस, दिस इज एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन बोलेंगे। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा। लो भाई, एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन आ गया। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों इंस्टेंट है अगर वेलोसिटी बोल रहा हूं तो। ठीक है, तो इनके बीच में भी रिलेशन आ गया। और यहां पर हम ये चीज तो जानते ही हैं कि भाई यहां पर आर डेल्टा थीटा डेल्टा एस के बराबर है, तो आर डी थीटा इज इक्वल टू डी एस के बराबर है। काम खत्म। तो इंस्टेंट क्या कहते हैं, ये यहां पर वैसे तो चेंज इन पोजीशन है, आप इसको ऐसे देखो, आर्क लेंथ है, ठीक है, जीरो ओरिजिन से देखो, ये रहा थीटा। थीटा क्या है आपका, एंगुलर पोजीशन, और एस क्या है आपका, डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है। तो आर थीटा इज इक्वल टू एस के बराबर है। काम खत्म। ठीक है, और अब इसी चीज से हम लोगों ने कहा कि यार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, हम इस चीज को लेते हैं। अब ये सारे रिलेशंस को मैं एक जगह लिख लेता हूं ताकि आपको वो रिलेशन दिखा सकूं जो एक्चुअली में हमें यूज करने हैं। और वो क्या है कि भाई यहां पर हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड यहां पर आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन से केस के लिए है, ध्यान से देखो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है। तो यहां पर अब हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा के बराबर है। काम खत्म। तो यहां पर u इंस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। तो भाई ओमेगा को मैं कैसे लिखता हूं, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर, नाम लंबे लंबे हैं, वेलोसिटी। ठीक है, और ओमेगा क्या हो जाएगा मेरे पास, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो सिमिलरली अब देखो यहां पर, तो v की जगह मैं लिखता हूं, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हो, सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, ये आपका सर्कुलर पाथ है। अब इमेजिन करो आपने इसको कट कर दिया है और इसको एक स्ट्रेट पाथ बना दिया है, तो आपका ये लीनियर मोशन हो गया। इमेजिन करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे आप वहां पे पाथ कर रहे हो, आप बस ये सोचो कि आपने कट किया तो ये वाला मोशन ला सकते हो। अब एक पॉइंट पे चलते हैं भाई, यहां पर आपकी वेलोसिटी ये रही, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी लेता हूं u है, और यहां जब पहुंचे तो वो वेलोसिटी हो गई v, और इस पाथ पे आप एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहे हो, ए एक्सीलरेशन से इस पाथ पे। एक बार इसको कट करके सीधा कर लो तो उस डायरेक्शन में आप एक्सीलरेट कर रहे हो। तो अब देखना,
तो भाई यहां पर जब आप पहुंचे तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी आपकी ओमेगा, और जब यहां थे तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी यहां पर ओमेगा नॉट। जब इनिशियल स्पीड u था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को आपने ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट किया, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी v है तो आपने एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया। और v ओमेगा u ओमेगा नॉट में क्या रिलेशन है, तो v आपका r ओमेगा के बराबर होगा, आर ओमेगा इज इक्वल टू यू किसके बराबर होगा, आर ओमेगा नॉट के बराबर होगा। सिमिलरली यहां से यहां जब आप गए तो आपका एक्सीलरेशन ए था, तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा था, ए और अल्फा में क्या रिलेशन होगा, ए और अल्फा में रिलेशन होगा आर अल्फा टाइम तो उतना ही लगा टाइम टी, और इन तीनों के अंदर आपको आर देखो कॉमन आ रहा है तो उसको कट कर दो और यहां पर आ गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एग्जैक्टली सिमिलर लुकिंग इक्वेशन आई है, बस यहां पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई टाइम टी। ठीक है, अब एस की जगह मैं क्या रखूंगा, ध्यान से देखो आर थीटा, यहां पर देखो फटाफट अब काम हो जाएगा, आर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 आर अल्फा टी स्क्वायर, आर कॉमन आ गया कट कर दिया। थीटा क्या है, थीटा आपका एंगुलर पोजीशन है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, आर आपका पोजीशन वेक्टर है तो डेल्टा आर आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा। सिमिलरली थीटा आपका एंगुलर पोजीशन है तो डेल्टा थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये आपकी पोजीशन को बता रहा है, ठीक है, एंगुलर पोजीशन को बता रहा है, या फिर जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक्स एक्सिस है वहां से आपने कितना डिस्प्लेस किया है वो लेंथ बता रहा है। तो इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर हैं। तो अब आपको लगता है कि भाई ये भी सिमिलर आएगा, यस आएगा, आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस आर अल्फा आर थीटा, यहां पर भी आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। लो भाई, तो यहां पर अब इन इक्वेशंस को मैं इनके साथ कोरेस्पॉन्डिंग यहां पर लिख देता हूं। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब यहां पर जनरली बच्चे क्या करते हैं कि यार इसकी सिमिलैरिटी को देख के ना इनको भी याद कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करके करें तो ये हम खुद ढूंढ सकते हैं। और यहां पर हमें इस चीज पर भी ध्यान देना होगा कि ये कांस्टेंट, ये आप तभी अप्लाई करोगे जब कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन आपका वेरिएबल हुआ यानी टाइम के साथ एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है, तब ये अप्लाई नहीं होगा। उस केस में आपको मात्र कैलकुलस ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा फिर कोई चारा बचता ही नहीं है, क्योंकि आप हर पॉइंट पे एक्सीलरेट कर रहे हो। ठीक है, चलो, तो ये देखो ये चीजें हमने जान ली, और अब देखो अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पैरामीटर आता है, और ये वही वाला पार्ट है जो मैंने कहा था, शायद कुछ देर पहले बोला था मैंने, बातों की वजह से बात लंबी हो गई, कि 15 मिनट बाद वो चीज आएगी। अभी पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा, मुझे कैमरे पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम सर्कुलर मोशन के अंदर उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन, इन सबको हम लोग ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, और ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, वीडियो यहीं पे पॉज करो, जो बातें हमने यहां तक करी है उन चीजों को फील करो, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसा कह लो कि बहुत ही ज्यादा एड्रेनलिन से भरा हुआ, बहुत ही ज्यादा रोमांचक यहां पर चीज आने वाली है, और वो आपको बड़ा मजा आएगा। आपको मतलब वो मैथमेटिक्स सॉल्व करने में आपको बड़ा फन आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम उन चीजों को जानते हैं। हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, हम लोग डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, या फिर मैं कहूं कि हम लोग कैलकुलस के असली मीनिंग को जानते हैं, और इस चीज को करने में अब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो, तो यहां पर सबसे पहले तो हम सर्कुलर मोशन को अगर हम देखते हैं, तो यहां पर किसी भी मोशन को एनालाइज करने के लिए मुझे एक चीज पर ध्यान देना होगा कि यार यहां पर वेलोसिटी से ही हम लोग शुरू करते हैं, कि जब मैं इस पॉइंट पे हूं तो यहां पर मेरी वेलोसिटी टेंजेंशियल है, वो इस डायरेक्शन में है। जब मैं इस पॉइंट पर आया तो मेरी वेलोसिटी यहां है, जब मैं इस पॉइंट पर आया तो मेरी वेलोसिटी यहां है, जब मैं इस पॉइंट पर आया तो मेरी वेलोसिटी यहां है। अब आप इन चीजों को, ये तो हम जानते हैं, क्या नया बताया मैंने इसमें, लेकिन अब हम थोड़ी गहराई में उतरते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि भाई यहां पर वेलोसिटी वी वाई है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, यहां पर वेलोसिटी वी एक्स में है, नेगेटिव वी एक्स है, पीछे की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, यहां पर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, यहां पर वी वाई नेगेटिव वी वाई है, यहां पर पॉजिटिव वी एक्स है, वी वाई में वेलोसिटी 0। अब जरा इस चीज को फील करना है कि जब पर्सन यहां से यहां तक पहुंचा तो उसने वाई डायरेक्शन में वेक्टर का कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर वेक्टर्स अपना अपना काम करते हैं, ये अपनी दुनिया वाई डायरेक्शन में काम करेगा, ये एक्स डायरेक्शन में काम करेगा, एक दूसरे के साथ ही कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो भाई अभी आपके पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, जब आप यहां से आ रहे हो, मान लो आपकी वेलोसिटी इधर हुई,
तो y की वेलोसिटी ऐसे x में थोड़ी बढ़ी, यहां पर आए तो टेंजेंशियल वेलोसिटी y में थोड़ी कम हुई, x में थोड़ी और बढ़ी। तो आप नोट करोगे x में वेलोसिटी बढ़ रही है और x में ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई है, लेकिन y में वही देखो, ये जो एरो की लेंथ है ये देखो क्या होती जा रही है, यहां के तो जीरो हो गई। यानी कि y डायरेक्शन में जब आप यहां से यहां जा रहे हो आप डी एक्सीलरेट कर रहे हो। पॉइंट टू बी नोटेड, आप क्या कर रहे हो, डी एक्सीलरेट कर रहे हो। इट मींस y डायरेक्शन में एक नीचे की तरफ कोई फोर्स होगा। डी एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, जिधर आप एक्सीलरेट करते हो उस डायरेक्शन में फोर्स होता है, तो ऊपर की तरफ नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव एक्सीलरेशन। वही अगर मैं देखूं इसी दौरान आप x में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी x डायरेक्शन में आप एक्सीलरेट कर रहे हो, मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो आपका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो शुरुआती टाइम पर आपका एक्सीलरेशन इधर इतना है और y डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। अब यहां से यहां आते हैं, अगर मैं यहां पर वेलोसिटी निकालूं टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये देखो ये कंपोनेंट बनेगा, यहां पे लेता हूं तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बनेगा, और यहां पर तो ये जीरो हो गया। अब आप नोट करो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी रिड्यूस हो रही है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वही y डायरेक्शन की वेलोसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो अभी भी एक्सीलरेशन कहां है, नीचे की तरफ है। x में एक्सीलरेशन कहां है, पीछे की तरफ, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सीलरेशन आपका इस तरफ आ गया। एक्सीलरेशन आपका कहां जा रहा है, इस तरफ आ रहा है। ठीक है, अब अगेन यहां देखो, ऑब्जर्व करो, टेंजेंट्स बनाता हूं मैं यहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो भाई यहां की वेलोसिटी इतनी, यहां की वेलोसिटी इतनी, यहां की इतनी, यहां की इतनी। अब देखो x में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहां पर आकर तो मैक्सिमम हो गई है। वही y में आपका एरो जो है वो छोटा होता जा रहा है, यानी कि y में आप डी एक्सीलरेट कर रहे हो, तो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, वेराज x में एक्सीलरेशन इस तरफ। ठीक, यहां पर चले हम लोग, तो भाई यहां पर देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे लिया मैंने, एक कंपोनेंट इधर इधर, इसका कंपोनेंट इधर इधर, और यहां पर पहुंच गए। तो x की वेलोसिटी देखो एरो छोटे होते जा रहे हैं, यानी x में आप डी एक्सीलरेट कर रहे हो तो एक्सीलरेशन यहां होगा, वेरस y में आप बढ़ रहे हो, एक्सीलरेट कर रहे हो, तो एक्सीलरेशन आपका इस तरफ होगा। अब जरा चारों तरफ एक्सीलरेशन को देखो, ठीक है, नेट एक्सीलरेशन कहां होगा, इधर, नेट एक्सीलरेशन कहां होगा, इधर, नेट एक्सीलरेशन कहां होगा, इधर, नेट एक्सीलरेशन कहां होगा, इधर। क्या ये चारों एरो, अभी मुझे नहीं पता है, ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये चारों एरो एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट को समझना, ये चारों एरो जो दिख रहा है मुझे, वास्तविकता देख रहा हूं मैं, चारों एरो में अगर मैं मतलब जो रिजल्टेंट वाला एक्सीलरेशन का जो एरो है वो एक ही तरफ पॉइंट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्या वो पॉइंट ओरिजिन की तरफ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये बात मैं अपने दिमाग में एक डाल के रखूंगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि भाई जो ये मोशन हो रहा है इसमें एक्स में पहले आप नेगेटिव एक्स की तरफ एक्सीलरेट करोगे और जैसे ही आप ओरिजिन के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है, तो आप डी एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो यानी कि यहां से यहां तक आने में एक्स में ही, यानी कि जब आप ऐसे आए तो एक्स में आप इस तरह जा रहे हो, तो आपका एक्सीलरेशन जो है उस चीज को देखो, पहले ये इधर एक्सीलरेट कर रहा है, फिर देखो अपोज कर रहा है। यहां से यहां तक जैसे ही आप पहुंचे आप एक्सीलरेट कर रहे थे नेगेटिव एक्स में, लेकिन जैसे ही आपने ओरिजिन को क्रॉस किया एक्स में, आपके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पलटी खा गई। आपके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गया, पलट गई, और उसके बाद आपका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, जिस वजह से आपकी वेलोसिटी यहां पर कम होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि यहां पर आए जब आप तो एक्स में आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी। ठीक है, और जैसे यहां पहुंचे अब एक्सीलरेशन अभी भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहां तक आने पर एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में, जैसे ही आपने ओरिजिन क्रॉस किया एक्सीलरेशन फिर पलट गया, यहां पर आए तो मैक्सिमम वेलोसिटी, अब यहां आते आते एक्स में वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी। सेम यही काम वाई में हो रहा है, और इन्हीं दोनों मोशंस का रिजल्टेंट जो है वो सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये देखो ये बोलने में लंबा है, लेकिन हम कुछ बोल थोड़ी रहे हैं, हम तो नेचर में जो दिख रहा है बस उसी को पढ़ रहे हैं। जो नेचर में दिख रहा है हम उसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अब यहां पर हमने जो वेक्टर्स में सीखा है उसी ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज जो इस ऑब्जर्वेशन से हमें मिल गई कि जो नेट एक्सीलरेशन है, जो फाइनल जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है, वो ओरिजिन की तरफ पॉइंट कर रहा है। हालांकि हमने तो यहां रैंडम वैल्यूज ली हैं, तो हमें नहीं पता वो ओरिजिन पे पॉइंट कर रहा है, यहां पॉइंट कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है। तो अब हम प्रिसाइज मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन हाँ, हमें ये तो पता चल गया कि भाई ओरिजिन के आसपास ही किसी पॉइंट पे ये पॉइंट कर रहा है। बट भाई सिमेट्री में ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है कि ये ठीक ओरिजिन पर ही आपका नेट एक्सीलरेशन जो है वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं हम अपने असली पार्ट पे, जो कि है आपका ऑब्जर्वेशन का पार्ट। ये भी ऑब्जर्वेशन था, अब थोड़ी और प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन करते हैं। बट अब हम लोग यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करेंगे, एक्चुअल नंबर्स देंगे उन्हें, ताकि हम लोग ये बता सके कि भाई रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो है वो एक्चुअली में कहां पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मैं बनाता हूं एक सर्कुलर आर्क बना लेता हूं। ठीक है, सर्कुलर आर्क बना लेता हूं, और ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका एक्स एक्सिस, और ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, और ये पॉइंट लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा रैंडमली बनाया है लेकिन सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब ये पॉइंट लेता हूं मैं। ठीक है, ये पॉइंट लेता हूं मैं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर मुझे बताना हो तो वो ये रहा आर वेक्टर, जो कि होगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, ये रहा मेरा पोजीशन वेक्टर। अब जरा मैं इस चीज को पहले ऑब्जर्व करूं।
ठीक है, और नोट करूं कि मेरा एक्स में यहां पे अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो मैं इस पोजीशन वेक्टर को एक बार लिख लेता हूं क्योंकि ये मुझे आगे यूज करना है। आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये करूं कि मैं आर वेक्टर को ऐसे करूं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई आर वाले डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लूं, तो इसका मतलब यही हुआ। मान लो ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ए कैप है, इसमें अगर मैं 7 मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, 3 4 5 6 7। इसका मतलब यह है कि ए कैप वाली डायरेक्शन में ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 7 टाइम्स है, यानी कि सॉरी मैग्नीट्यूड 7 है, यही मतलब होता है। तो इसको भी मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं ताकि आर को मैं एज अ मैग्नीट्यूड ले सकूं। तो भाई आर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर ही है, रेडियस के बराबर जो इसका रेडियस है। तो भाई यहां से मैंने क्या किया, देखा मैंने आर कॉमन लिया तो ये बन गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि ये बाद में हम फाइंड करने वाले हैं, तो इसका मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यही है आपका आर वेक्टर, लेकिन इसको ऐसे समझो कि मैग्नीट्यूड आर है और डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये क्यों है यूनिट वेक्टर, भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। तो ये एक यूनिट वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन रेडियल है। कौन से, जो भी रेडियस, मान लो इसका एंगल थीटा है, मान लो ये 30 डिग्री पर है, थीटा 30 डिग्री पर है, तो ये बन जाएगा कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। ठीक है, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री के एंगल पर जो रेडियस है उसकी जो डायरेक्शन है ओरिजिन से इसकी तरफ, सर्कल की तरफ, ये उसी डायरेक्शन का रेडियस, यूनिट रेडियस वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है कह लो। अगर मान लो ये थीटा 45 डिग्री होता तो इसका मतलब क्या होता, cos 45 आई कैप प्लस साइन 45 जे कैप। इसका मतलब क्या है, 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर जो रेडियस है इसकी डायरेक्शन वो वाली है। अगर लिखा है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, ये रहा। एरो आप बाहर की तरफ दिखाओगे क्योंकि ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, काम खत्म। अब हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा उसके पीछे का रीजन भी मैं अब आपको शेयर करता हूं। रीजन इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अगर मैं रेडियस वेक्टर को देखूं तो वो रेडियल डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक ऐसी चीज आई, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन वेक्टर आया, ठीक है, एक्सीलरेशन वेक्टर आया 4 cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब ही क्या हुआ कि भाई जो मेरा एक्सीलरेशन है ना वो रेडियल डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में है, जो कि है इस एंगल पर, इस एंगल पर जो रेडियस है उस डायरेक्शन में मेरा एक्सीलरेशन है। ठीक है, काम खत्म। अगर यहां पे माइनस लगा होगा तो मैं उस माइनस को अगर देखूं तो भाई ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, इधर वाला, थीटा एंगल पर। ठीक है, तो माइनस लगा हुआ तो इसका मतलब ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां मैं कहूंगा कि मेरा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है। ये कौन सी डायरेक्शन है, इस एंगल पर जो रेडियस है वो वाला डायरेक्शन, क्योंकि मोशन के अंदर हमें क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है। तो मैं कह सकता हूं अच्छा ये थीटा की वैल्यू 97 डिग्री है मान लो, तो मैं कहूंगा 97 डिग्री पर जो एक्स एक्सिस से आप 97 डिग्री लोगे, उस एक्सिस पर जो रेडियस है, उस एंगल पर जो रेडियस है, उस रेडियस वाली डायरेक्शन में प्लस है, तो जो बाहर की तरफ रेडियस जा रहा है उधर है। अगर माइनस है तो अंदर की तरफ आप डायरेक्शन दिखा दो, उस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है। तो इसकी मदद से मैं यहां पर अलग अलग एंगल पर यह बता सकता हूं। एक तो मेरे को एक्सीलरेशन ऐसे या ऐसे बतानी पड़ती, लेकिन अब मैं एक्सीलरेशन रेडियल डायरेक्शन में बता सकता हूं, या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो इधर बता सकता हूं, या रेडियल डायरेक्शन में बता सकता हूं। अभी तो मुझे यह भी नहीं पता है कि इस डायरेक्शन में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यह डायरेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई सर्कल के अंदर रेडियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आप कोई एक डायरेक्शन चूज करते हो, ठीक है, तो आपको उसका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी खोजना चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, भाई ये ले लिया मैंने, ये हो गया मेरे पास, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, यहां पर आप इसको बोल सकते हो रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, रेडियस के परपेंडिकुलर क्या होता है, टेंजेंट। तो ये बन जाएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर, यहां पर बनाऊंगा अभी मैं यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, तो भाई ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना लूं मैं, इसका मैग्नीट्यूड लूंगा मैं 1। अब यहां पर हम थोड़ी सी ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भाई ये एंगल क्या है, थीटा, देखो थीटा है, तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल बन जाएगा थीटा। तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 1 cos थीटा, तो y कंपोनेंट cos थीटा, x कंपोनेंट sin थीटा, बट ये तो माइनस वाली डायरेक्शन में, तो माइनस sin थीटा। तो r कैप जो था वो ये वाला डायरेक्शन था, तो इसको मैं बोलता हूं आर टी कैप। ठीक है, तो आर टी कैप को मैं पहले लिख लेता हूं, x वाला कंपोनेंट क्या है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, cos थीटा जे कैप। उसी तरीके से r कैप क्या है, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब अभी हमें यह नहीं पता है कि भाई इनका यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन अब मुझे इतना पता है, किसी के पीछे अगर ये लिखा आ गया
तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई उसका मैग्नीट्यूड जो भी है लेकिन उसका डायरेक्शन रेडियल है। अगर किसी के पीछे ये लिखा गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जो भी इसके आगे नंबर होगा वो उसका मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल है। अगर उल्टा साइन के साथ आ गया साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन मैंने ली है ना उसके ऑपोजिट वाले टेंजेंट पर ये होगा। अगर लिखा गया माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, तो जो ये रेडियल डायरेक्शन मैंने ली है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एज सिंपल एज दैट। तो हम इनका यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस आर कैप, इसको लिख देता हूं माइनस आर टी कैप। अब आर टी वाला भाई हम ये भी कह सकते हैं ये भी टेंजेंशियल ये भी टेंजेंशियल। आपने पॉजिटिव टेंजेंशियल किसको लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा थीटा पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज हमारा थीटा नेगेटिव होता है। तो जो ये रेडियल डायरेक्शन बाहर की तरफ है उसमें 90 डिग्री जो आप पॉजिटिव रोटेशन दोगे वो वाला आपका पॉजिटिव टेंजेंशियल डायरेक्शन है। नेगेटिव 90 डिग्री जाओगे वो नेगेटिव टेंजेंशियल डायरेक्शन है। देखो तो ये हमारा डायरेक्शन का काम हो गया। मैंने बोला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन है ये 1 + 1 = 2 जितना आसान। तो थोड़ा सब्र बनाए रखना। अब आपका मजेदार वाला पार्ट शुरू होने वाला है और वो देखो क्या। तो अब मेरे को ये तो पता चल गया है, तो मैं पहले आरटी बस ये वाला लिख लेता हूं। ये मैं यहां पे एज ए डेटाबेस अपने पास रखूंगा अभी, ठीक है। और इनको तो रब करता हूं, ठीक है, ये मैं रब करता हूं। अब देखो हम क्या निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी। पोजीशन तो हमने निकाल ही लिया, पोजीशन वेक्टर। हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं और वेलोसिटी यहां 2 पॉइंट पे निकाल नहीं सकते। कहां निकालोगे, 1 पॉइंट पे निकालोगे। आप एक्स की वेलोसिटी निकाल लो, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लो, उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो भाई यहां पर ये रहा मेरे पास सर्कुलर आर्क, ठीक है, और ये रहा मेरे पास मेरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब जरा वही ज्ञान यूज करो जो आपने वेक्टर्स में सीखा है, ठीक है। तो भाई आप अभी इस पोजीशन पर हो, आपने पोजीशन चेंज करके यहां आ गए, ठीक है। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था आपका थीटा था और ये जो एंगल आपने अभी डिस्प्लेस किया है वो डेल्टा थीटा है, चेंज इन एंगल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो पोजीशन है आपकी वो है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। यहां पर जो पोजीशन है आपकी वो है आपके पास आर कॉस, अब ये पूरा एंगल कितना होगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा कॉमा आर साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। अब देखो वेक्टर्स में हमने क्या सीखा, एक्स वाला अपना काम करेगा, वाई वाला अपना काम करेगा, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स अपना अपना काम करेंगे, वो अब एक दूसरे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो एक्स की वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, सिंपल, ठीक है। मैं इसको बहुत सरल बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बस आपको वेक्टर का और कैलकुलस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो भाई अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखूं ऐसे, तो एक्स में जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है मैं इसको डेल्टा एक्स बोलता हूं, चेंज इन एक्स पोजीशन। और सिमिलरली ये क्या है मेरे पास, चेंज इन वाई पोजीशन। यस ये देखो ये लेंथ क्या है, आप एक्स में यहां से यहां पहुंच गए जब आप यहां से यहां गए। सिमिलरली वाई में आप यहां से यहां पहुंच गए जब आप आज उस पोजीशन पर गए। तो भाई चेंज इन एक्स, मैं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालता हूं, ठीक है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालता हूं। अभी मैं इसको एवरेज बोलूंगा क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में है। तो वो क्या है, फाइनल पोजीशन को लिखो। फाइनल पोजीशन क्या है मेरे पास, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 2 पॉइंट के बीच में हम एवरेज बोलते हैं, तो मैं एवरेज लिख लेता हूं भी, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन इज आर कॉस थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। आप अभी वेलोसिटी मत लिखो, आप यहां पर सिंपल अभी लिखो चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, ठीक है। एक्स में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है। डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे डिवाइड करूं, टाइम से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो मैंने यहां पे टाइम से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी टाइम से डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से। अब भाई यहां पर जब मैंने डेल्टा टी के साथ डिवाइड किया तो मैं देख रहा हूं कि यार यहां पर डेल्टा थीटा भी है, यहां डेल्टा टी है, इनके इनके बीच में मुझे कोई कनेक्शन पता ही नहीं है। एक्चुअली में मैं जानता ही नहीं इनके बीच में कोई कनेक्शन है। तो मैंने कहा यार जिनके बीच में कनेक्शन पता है उन पैरामीटर्स को यहां लेकर आता हूं, ठीक है। तो भाई इसकी जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपने गणित का इस्तेमाल करते हैं, इसको डेल्टा थीटा से डिवाइड करते हैं, डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। तो इसका मतलब ये 1 हो गया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे कॉस थीटा का जो चेंज है और डेल्टा टी का जो चेंज है उसके बारे में कोई कनेक्शन ही नहीं पता है। थीटा का टाइम के साथ अभी क्या कनेक्शन है अपने को पता ही नहीं है, लेकिन थीटा का थीटा के साथ तो कनेक्शन है ही। तो इसलिए मैंने क्या किया, अब देखो, अब इस डेल्टा टी को उठा के यहां रख देता हूं, इसको यहां रख देता हूं, बात तो एक ही हुई, ठीक है। तो इस डेल्टा थीटा को यहां ले आया मैं और इस डेल्टा टी को यहां ले आया। तो अब इससे फायदा क्या मिला मुझे, ये बन गया मेरा एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या बन गया मेरे पास, लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड और बीच में आ गया ये। लेकिन मैं क्या निकालना चाहता हूं,
मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी। दो पॉइंट के बीच में मैं कभी भी वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकता हूं। दो पॉइंट के बीच में मैं कभी वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि पाथ आपका कर्व है, पाथ आपका सर्कुलर है, इसलिए मुझे यहां पर मजबूरन हमेशा सिर्फ इंस्टेंट वेलोसिटी ही मिलेगी। मेरे को सर्कुलर पाथ पे हमेशा सिर्फ इंस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। अब इंस्टेंट का मतलब क्या है? क्या आपका डेल्टा थीटा, आप जब यहां हो, जब आप ठीक इसी पॉइंट पर हो, तभी आपको वेलोसिटी बतानी है, यानी आपको टाइम को फ्रीज करना पड़ेगा, यानी आपको डेल्टा टी की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। और अगर आपका टाइम फ्रीज है तो क्या आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे? नहीं दोगे, इसकी वैल्यू भी जीरो करनी पड़ेगी। तो अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं दोगे तो चेंज इन पोजीशन की वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू भी जीरो आएगी। डेल्टा थीटा तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं जीरो आएगा, तो यहां पर 0/0 आ रहा है। लेकिन अब यहां पर वही बात करते हैं कि अगर मैं दौड़ रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और मैंने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या मेरे पास वेलोसिटी नहीं है? वास्तविकता कहती है मेरे पास वेलोसिटी है। तो अगर मैं यहां पर मूव कर रहा हूं और एक पॉइंट पर अगर मैं टाइम को फ्रीज कर देता हूं, तो क्या मेरे पास वेलोसिटी नहीं है? मेरे पास वेलोसिटी है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं यहां से लेकर यहां तक रुका ही नहीं। तो आई हैव वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम इंस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। बस मैं बेबस हूं, क्योंकि हर जगह उसकी वैल्यू जीरो आ रही है एक इंस्टेंट पे। तो मैं यहां पर किसका इस्तेमाल करूंगा? कैलकुलस का इस्तेमाल कर लेता हूं। इसी के लिए तो हमने कैलकुलस खोजी थी, इसलिए नहीं कि बहुत छोटा सा ले लो तो वही आपका उसके पॉइंट के बराबर हो जाएगा ना। एग्जैक्ट जीरो के लिए हमने कैलकुलस का ओरिजिन समझा था। और यहां पर इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? अब लिमिट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं यहां पर कर देता हूं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जैसे ही डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को, डेल्टा थीटा जीरो को अप्रोच करेगा, ये गैप जीरो को अप्रोच करेगा, और जो वैल्यूज की कतार निकल कर आएगी, जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, उसके जरिए मैं बता पाऊंगा कि 0/0 की क्या वैल्यू है। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को जीरो से, तो हो गया 0/0। इसकी वैल्यू मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। प्रिडिक्ट कर पाऊंगा किसकी मदद से? लिमिट की मदद से। और इस तरह की लिमिट को हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। कैसे? देख लेते हैं। यहां पर ये वाला तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। तो जब लिमिट ले लिया तो मैं इंस्टेंट वेलोसिटी बता रहा हूं। इंस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? dx/dt। मैंने डेल्टा और डी के बारे में भी बताया था। डी क्या है? चेंज एट अ पॉइंट। डेल्टा क्या है? चेंज बिटवीन टू पॉइंट। तो dx अपॉन में dt, जैसे ये लिमिट लगाया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। यहां पर भी लिमिट आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। आर तो देखो कॉमन है, बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ऐसे दो भी लिख सकते हैं। डेल्टा टी जीरो पे जा रहा है तो डेल्टा थीटा भी जीरो पे जा रहा है, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में डेल्टा थीटा, और यहां पर मल्टीप्लाई में है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। अब ये क्या बन गया? इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जब आपने डेल्टा टी को जीरो किया, डेल्टा थीटा को जीरो किया, तो ये क्या बन गया? आपका इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी बन गया, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था एक पॉइंट के लिए। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिखूंगा ओमेगा। इसको मैंने पहले लिख लिया। और ये देखो, कैलकुलस में मैंने आपको बताया था ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, लिमिट के जरिए जब फाइंड करोगे तो ये क्या बनता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन गया? डेरिवेटिव ही तो है। और ये डेरिवेटिव हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे, फिर cos थीटा को उसमें से माइनस करेंगे और लिमिट के जरिए प्रेडिक्ट करेंगे, तो इसका जवाब क्या निकल कर आएगा? साइन थीटा। ऑलरेडी हमने कैलकुलस में ये चीज देख रखी है। तो ये क्या है? डेरिवेटिव ही तो है। हम बुक्स में क्या करते हैं? डायरेक्ट देख लेते हैं कि भाई अच्छा इसका डेरिवेटिव करना है। क्यों करना है? वो लॉजिक मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। और यहां से आ गया व्हाट इज दिस? दिस इज योर साइन थीटा। तो ये बन गया मेरे पास साइन थीटा, और आर भी है मेरे पास, आर आगे लगा दिया मैंने। अब ये है मेरी क्या? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। जो है बस उसको सॉल्व किया, पॉइंट के लिए किया, तो पॉइंट के लिए किया तो ऑटोमेटिकली कैलकुलस की नीड पड़ गई। लिमिट के जरिए इसको सॉल्व किया। जब न्यूमरेटर का चेंज और डिनोमिनेटर का चेंज आप सॉल्व करते हो लिमिट के जरिए, उसी को आपने एक नाम दिया है डेरिवेटिव। वही डेरिवेटिव हो गया यहां पर। तो ये आ गई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। ध्यान से देखना, कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई। और अब ये हो गया मेरा Vx, ठीक है। एक सेकंड, cos थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा नहीं होता है, माइनस sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर माइनस लग जाएगा। तो ये बन गया मेरा x डायरेक्शन की वेलोसिटी। अब इसी तरह से y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं यहां से यहां तक, ठीक है। तो भाई y डायरेक्शन में क्या होगा? r sin थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस r sin थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। चेंज इन पोजीशन, y क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा थीटा। वही चीज हमने यहां पे किया। अब डेल्टा टी को यहां ले आते हैं, डेल्टा थीटा को यहां ले आते हैं, तो ये डेल्टा थीटा, ये डेल्टा टी। अब बिटवीन टू पॉइंट है, एक पॉइंट पे चाहिए इंस्टेंट, तो हम यहां क्या करेंगे? वी वाई, ठीक है, जो कि किसके बराबर है? बेसिकली मैं यहां पे अभी वही लिखता हूं, लिमिट लगा दूंगा तो वो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये क्या बन गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव, आर कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, साइन थीटा का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ओमेगा। ठीक है, ये बन गया आपका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब देखो मजेदार चीज क्या निकलने वाली है, अब ये देखो, तो भाई फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, एक्स की वेलोसिटी इतनी है, तो माइनस आर ओमेगा साइन थीटा, ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। अब हमने ये भी देखे थे, अब यहां पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, आर ओमेगा को ले लो कॉमन, आर ओमेगा को कॉमन ले लो, आर ओमेगा को कॉमन लिया तो बच्चा क्या, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, दैट इज माय वेलोसिटी वेक्टर। और ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर है, कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। और वेलोसिटी कहां है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कितना है, आर ओमेगा, जो थोड़ी देर पहले हमने v इक्वल टू आर ओमेगा खोजा था, वही चीज निकल कर आ गई। ठीक है, अब आप कहोगे इतना परपंच क्यों, एक्सीलरेशन के लिए, अभी एक्सीलरेशन पे जाएंगे तो देखना और मजा आएगा। तो देखो यहां पर हमने क्या ढूंढ लिया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसकी डायरेक्शन क्या निकली, माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। तो भाई x में अलग किया, y में अलग किया, मेन किया क्या हमने, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, x की इंस्टेंट वेलोसिटी ढूंढी, y की इंस्टेंट वेलोसिटी ढूंढी। x की वेलोसिटी ये रही जो कि था, अगर मैंने एरो दे दिया है तो आर ओमेगा साइन थीटा, y की वेलोसिटी ये रही आर ओमेगा कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों का आप जब रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, आर ओमेगा। ठीक है, और यहां पर एंगल कितना आएगा, और जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी क्या आएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन आएगी। जब आप वो निकालोगे टैन थीटा ही आएगा ना आपके पास। ठीक है, अगर इससे कैलकुलेट करोगे तो टैन थीटा ही आएगा, तो यहां पर टैन थीटा क्या हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन के लिए टैन थीटा आएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पर जो एंगल निकल कर आएगा वो देखो, ये एंगल आपका थीटा के बराबर होगा। वैसे भी देखो ये जब आप सॉल्व करोगे, दिस इज थीटा, ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन हमने इसको इससे देख लिया कि भाई ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी आपकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, काम खत्म। इतना आसान है ये, मैंने कहा था ना 1 + 1 = 2 के बराबर ये मुश्किल है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब देखो, अब एक्सीलरेशन भी, अब तो एक्सीलरेशन आप फटाफट निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे एक्सीलरेशन, तो भाई आपके पास, आपने नोट किया एक्स में अलग करना है, वाई में अलग करना है, इन शॉर्ट डेरिवेटिव ही किया हमने। अब देखा जाए तो मेरा पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो मैंने आर कॉस थीटा का फाइनल माइनस इनिशियल जब किया था, तो बेसिकली क्या किया था, जो मैंने ढूंढा, मैंने हर पॉइंट को ज्यादा इलेबोरेट करके इसलिए दिखाया ताकि आप वो चीज ऑब्जर्व कर सको, हमने बेसिकली उसका डेरिवेटिव ही किया है। या फिर मैं ये कहूं, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स का निकालो, तो भाई डेरिवेटिव ऑफ आर कॉस थीटा आई कैप, और इसका अलग से डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें डी थीटा मल्टीप्लाई कर दो, डी थीटा से डिवाइड कर दो, डी थीटा मल्टीप्लाई कर दो, डी थीटा से डिवाइड कर दो, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास, अब डी थीटा यहां ले जाओ, डी टी यहां ले जाओ। ठीक है, यहां पे डी थीटा है, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, सीधा मैंने एक पॉइंट पे कर दिया, लिमिट लगा दिया है। ठीक है, तो डी आर कॉस थीटा बाई डी थीटा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, आर माइनस आर साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी बन जाएगा आपके पास ओमेगा आई कैप प्लस, ये क्या बन जाएगा, आर ओमेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा से करोगे तो क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा हो गया कौन सी डायरेक्शन, जे कैप। अलग अलग कर दिया, फटाफट आ गया। मैं डायरेक्टली ये करके मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया, इससे आप कुछ समझते नहीं, लेकिन अब आप पूरी तरीके से कनेक्टेड हो, अब आप चीजों को समझ जाओगे। तो अब जैसे मैंने यहां पर वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया, इसमें से ओमेगा आर कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड, ये उसका डायरेक्शन, काम खत्म। उसी तरीके से अब व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखो, अब वही है ना, कॉन्सेप्ट के रास्ते चलते तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी वेक्टर को लिखते हैं यहां पर भाई माइनस ओमेगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस ओमेगा आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, रेडियस कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, अगर आप एंगुलर एक्सीलरेशन दोगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपका यहां कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करेगा। तो अब कैलकुलस के अंदर ना एक और पार्ट होता है जो मैं आपको कैलकुलस में मैंने आपको ये पार्ट बताया ही नहीं बताया, बट कोई बात नहीं, डेरिवेटिव ऑफ, वैसे भी जब कैलकुलस वाला पार्ट आएगा तो मैं वो सारी चीजें बताऊंगा ही। ठीक है, अगर u फंक्शन है और v फंक्शन है, इनका आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो पहले आप u बाहर लोगे, v का डेरिवेटिव करते हो, देन फिर आप v बाहर लेते हो, u का डेरिवेटिव करते हो।
ठीक है, ये है आपका जब दो वेरिएबल्स आपस में प्रोडक्ट में होते हैं तो उनका डेरिवेटिव इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये बस डेरिवेटिव का प्रोसेस है। कैलकुलस वाले पार्ट में हमने सारी चीजें ऑब्जर्व करी ही हैं, तो अगर ये वाला पार्ट नहीं भी बताया है कोई बात नहीं, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसका रीजन पता चल जाएगा। अभी मेन मुद्दा क्या है कि आपको अगर प्रोडक्ट में चीजें आ रही है तो उनका डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो यहां पर इस वाले मेथड से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे बस। ठीक है, तो बस आप देखो, तो भाई डीवी अपॉन में dt, यहां पर डी अपॉन में dt मैं लगा देता हूं, इसका अलग होगा। और आप देखो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। एक्सीलरेशन वेक्टर इज माइनस आर, सॉरी माइनस आर बाहर ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डी ओमेगा कॉस थीटा अपॉन में डी टी, डी ओमेगा कॉस थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है, प्लस ये आई डायरेक्शन में है, आर तो मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, आर मैंने बाहर ले लिया है, यहां पे आर ही बाहर लेता हूं तो यहां माइनस लगा देता हूं, और यहां पर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा साइन थीटा। ये कौन सी डायरेक्शन में है? जे डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो तो भाई अब देखो आर, ठीक है, माइनस, पहले क्या करूंगा, ओमेगा बाहर लूंगा, वी का डेरिवेटिव करूंगा, तो माइनस ओमेगा बाहर लिया, डी कॉस थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट लगा लेता हूं, प्लस अब कॉस थीटा बाहर लूंगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, ये बस लिखने में थोड़ा सा लंबा होगा। अब v बाहर लूंगा, अच्छा ये तो मैंने कर दिया, अब सेम काम यहां पे करूंगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे में आई कैप है, तो आई कैप बाहर लगा दिया मैंने डायरेक्शन को शो करने के लिए कि भाई ये एक्स डायरेक्शन का है। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पर करता हूं, ओमेगा बाहर, डी साइन थीटा बाई डी टी, डी साइन थीटा बाई डी टी, प्लस आपका साइन थीटा बाहर लेता हूं, डी ओमेगा बाई डी टी, और यहां पर ब्रैकेट लगा के जे कैप लगा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर थोड़े से काम करने हैं भाई, यहां थीटा का डेरिवेटिव करना है टाइम के साथ, तो क्या करते हैं, डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड, वही वाला प्रोसेस यहां पर भी, डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड, सेम ही चीज तो है, कट के तो वन ही हो जाना है ये। ठीक है, तो अब मैं इसको ले लूंगा, डी कॉस थीटा अपॉन में डी थीटा, और डी थीटा अपॉन में डी टी क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। तो आर ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट डी थीटा बाई डी टी इज माई ओमेगा, और ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा मेरे पास, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा बाहर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, काम खत्म। और यहां पे बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके आई कैप लगा दो, प्लस यहां पर आते हैं, सिमिलरली डी साइन थीटा डी थीटा लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, जो कि हमने अगर कैलकुलस में जब कैलकुलेट किया था तो क्या था, कॉस थीटा आया था, तो यहां पर, और ये डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर डी थीटा डी, ये बन जाएगा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा बाहर है, और यहां पर आ जाएगा अल्फा। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास जे टैप। देखो काम हो गया। अब जो भाई माइनस माइनस प्लस प्लस वाले पार्ट हैं उन चीजों को ध्यान से करना है। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव, अच्छा कॉस थीटा ही है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा है। चलो तो अब देखते हैं हम लोग यहां पर कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। मैंने बस ये चेक करना है कि मैंने कोई प्लस माइनस की गड़बड़ी तो नहीं करी है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव, ओ मैंने गड़बड़ी कर दी है, मैंने गड़बड़ी कर दी है। मैंने गड़बड़ी क्या कर दी है, वही मैं कह रहा था, क्योंकि मुझे तो रिजल्ट पता है ना, यहां पर प्लस आ रहे हैं सारे के सारे। मैंने गड़बड़ी ये कर दी है, यहां पर साइन थीटा था, यहां पर कॉस थीटा था। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिनट में हो जाएगा। ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, फिर देखो फिर वही चीज गलत लिख दिया मैंने, यहां पर साइन थीटा है, यहां पर कॉस थीटा है। ठीक है, यहां पर कॉस थीटा है बस। तो अब देखो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा, और यहां पर भी हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, बस यहां पे भी लिख देता हूं साइन थीटा, यहां पर लिख देता हूं कॉस थीटा। प्रोसेस तो वही है, ठीक है, वही चीज है। तो भाई साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा यहां पर कॉस थीटा, यहां पर आएगा कॉस थीटा प्लस में, और यहां पर आएगा मेरे पास माइनस साइन थीटा, यहां पर आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां पर आएगा माइनस साइन थीटा। ये होगा मेरे पास कॉस थीटा, ये होगा मेरे पास साइन थीटा, और ये होगा मेरे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब आई एम रेडी, अब मैं सही कर चुका हूं, मिस्टेक सुधार ली वरना पूरी वीडियो दोबारा बनानी पड़ती। ठीक है, चलो तो अब देखो, तो भाई यहां पर हमने अपना एक्सीलरेशन लिख लिया है, ये क्यों मिटा दिया मैंने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब देखो, तो यहां पे लिखते हैं हम आर, तो भाई पूरा बाहर ले लो। चलो अब लिखते हैं आर बाहर है, या आर अब अंदर लेते हैं, आर अब अंदर करते हैं, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, आई कैप सबके साथ ले लेता हूं मैं, प्लस आर अल्फा साइन थीटा आई कैप। ठीक है, प्लस
माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कॉमन आर जो है तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। अच्छा ये माइनस कॉमन है, ये इसके साथ भी माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस में है तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, बस ध्यान रखना है प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ये रहा माइनस, ये रहा, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन, जे डायरेक्शन, ठीक है, फिर प्लस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस आर अल्फा कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहां पर उन चीजों को, ये मैंने जो सारा लिखा अब इसको रब कर देता हूं क्योंकि ऊपर मैं लिख चुका हूं। अब मैं जानता हूं आर कैप क्या है, आर कैप है मेरे पास कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, रेडियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या है मेरे पास, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर कॉस थीटा आई कैप, पहले तो देखो ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, तो यहां से माइनस ओमेगा, ये क्या है एक्सीलरेशन वेक्टर, ओमेगा स्क्वायर आर, यहां पर मैं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ओके, ये वाला डन, ये वाला डन, ठीक है, बचता है ये, इसमें आर अल्फा है, इसमें आर अल्फा है, तो प्लस यहां पर मैं आर अल्फा कॉमन ले लेता हूं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब देखो क्या मजेदार चीज हो गई यहां पर, सर्कुलर पाथ, ठीक है, थीटा एंगल लेता हूं मैं यहां पर, थीटा एंगल लेता हूं, ये रहा थीटा, ये बन गया देखो मेरे पास एक डायरेक्शन रेडियल, ये हो गया टेंजेंशियल, रेडियल एक्चुअली में बाहर है, ये टूवर्ड्स द सेंटर है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स द सेंटर है। और अब देखो मेरा एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन, बट आगे माइनस है यानी कि टूवर्ड्स द सेंटर, दिस इज माई एक्सीलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। ये एक्सीलरेशन का ये वाला हिस्सा कहां है, टूवर्ड्स द सेंटर है, और एक्सीलरेशन का ये वाला हिस्सा कहां है, ध्यान से देखो, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो ये वाला हिस्सा कहां है, टेंजेंशियल, तो ये बन गया मेरे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये बन गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और टूवर्ड्स द सेंटर वाले एक्सीलरेशन को भी अब एक नाम देना है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया सेंट्रीपिटल, ठीक है, क्या नाम दिया गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये देखो आ गया ना, डिस्कवरी हो गई। तो भाई यहां पर अगर आप किसी एक्सीलरेशन से सर्कुलर पाथ पे जा रहे हो तो एक एक्सीलरेशन आपका सेंटर की तरफ है और एक एक्सीलरेशन आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। अब अगर मैं बात करूं इसी के अंदर एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं, पहले तो इसी पे चलते हैं। तो भाई ये हो गया सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन, देखो भाई देख के बता रहे हैं, जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पर बता रहे हैं, और ये कहां है, टेंजेंशियल, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यस और नो, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, और वो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, वेक्टर में क्या करते हो, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट किया, वही आपका पार्ट आया। और अगर उसका एंगल निकालना है, मान लो मैं एंगल ले लेता हूं ये वाला, मान लो ये एंगल फाई है, तो tan फाई मैं कैसे निकालूंगा, tan फाई, अगर मैंने ये एंगल लिया है तो फाई कैसे निकालूंगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई बेस वाला कंपोनेंट क्या है, आर अल्फा, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, आर से आर तो कट गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको अल्फा एंगल मान लेता हूं तो उसके लिए ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कि ये मैथमेटिक्स और सिंप्लीफिकेशन तो हमें आता है, मेन मुद्दा क्या था, एक्सीलरेशन को निकालना। और जब एक्सीलरेशन को निकाला तो हमें एक मजेदार चीज निकल कर आई कि यार हम जा तो सर्कुलर पाथ पे रहे हैं लेकिन सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन कैसे आ गया, सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन कैसे आ गया। अब ये हमें बोल रहा है कि भाई थोड़ा और ऑब्जर्व करो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और यहां पर एक और पहलू को लेते हैं, अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से जाऊं, अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से जाऊं, मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेट ना करूं, तो भी क्या सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन होगा। तो उसके लिए हमने कहा कि यार उसके लिए हमारा, अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं यानी कि मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूं, तो एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, तो मेरे ओमेगा की वैल्यू एक तरीके से कहूं तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि भाई जब मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इंस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी तो उतनी ही रहने वाली है, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा मेरे पास 0 हो जाएगा। अब इस एक्सीलरेशन के पार्ट में अल्फा कहां है, यहां है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर हम चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या आ रहा है, तो आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये कौन सी डायरेक्शन है, आर कैप प्लस 0 आर टी कैप, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0, लेकिन अभी भी रेडियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, और इसको हम लोगों ने नाम दिया है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर,
ये माइनस तो आर कैप के लिए है ना, तो ये मैग्नीट्यूड कितना है टुवर्ड्स द सेंटर, ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि आर कैप कौन सी डायरेक्शन है, आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन, माइनस आर कैप क्या है, इनवर्ड रेडियल डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये रहा आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और अब यहां पर एक लास्ट पार्ट आता है जिस पर हमें गंभीर चर्चा करनी है, चर्चा नहीं कहूंगा, ऑब्जर्वेशन करना है और इस बात को समझना है कि यार वो बंदा तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो उसकी बॉडी में एक्सीलरेशन क्यों आया। और इस बात पे ना हम लोग एक ऐसी बात बोलते हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर तो देखो कांस्टेंट स्पीड से जाओगे तो भी एक्सीलरेशन होगा, पर क्यों होगा ये नहीं बताते। तो आज हम लोग इस चीज को जानेंगे इस चाबी और इस धागे की मदद से, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सबका जवाब नेचर खुद देगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं इसको घुमा रहा हूं। तो अब देखना ये चाबी का जो ये एरो है, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ऑब्वियसली अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगाता हूं और ये सिर्फ ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब वेक्टर्स में हमने क्या जाना था, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट करूंगा तो होगा क्या, होगा ये ऑब्जर्वेशन आपके लिए बहुत जरूरी है और मुझे इसके लिए जगह भी चाहिए, ठीक है। यहां पर चलते हैं ठीक है, और वो क्या है, अगर मेरी बॉडी की वेलोसिटी यहां है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, बट मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं तो क्या ये फोर्स वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को बदलेगा, नहीं बदलेगा, बल्कि ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि फोर्स लगाए तो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी वो बढ़ती जाएगी। मान लो पहले क्या है, वेलोसिटी कम है, ये वेलोसिटी उतनी है, तो रिजल्टेंट इतना हुआ। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपकी यहाँ की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ की वेलोसिटी इतनी होगी तो रिजल्टेंट और टिल्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में फोर्स की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये छोटी है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी और चेंज हो जाएगी, यस और नो। तो देखो आप यहाँ पर बेसिकली किस तरह से मूव करोगे, आप जाओ पर रहे हो, कोई फोर्स नहीं है, बट अगर फोर्स लगा दिया तो आप ऐसे जाना स्टार्ट कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। तो आपको एक कर्वी लीनियर पाथ यहां पर मिलेगा, क्योंकि एक्स में आप एक्सीलरेट कर रहे हो, वाई में आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, पैराबोलिक पाथ होगा। प्रोजेक्टाइल में देखा था ना, एक्स में वाई में आप एक्सीलरेट कर रहे थे बट एक्स में आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे थे, तो ऐसी ट्रेजेक्टरी मिली थी। इस केस में आपको वही ट्रेजेक्टरी मिलने वाली है और कुछ नहीं। अब सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आप नोट करोगे कि अगर इसकी वेलोसिटी है और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स है, ठीक है, अगर ये ना हो, अगर ये ना हो तो ये तो सीधा जाएगा। लेकिन अब देखना यहां पर एक स्पेशल केस बन रहा है, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन की वजह से ठीक अगले ही पॉइंट पर ये हल्का सा शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि ठीक उसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंड्यूस होगी, ठीक है। वाई में तो उतनी ही है, लेकिन अब आपका क्या हुआ, ऐसे समझो, ये आपकी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। जस्ट इसकी वजह से अगले ही पॉइंट पर मेरे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आई, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है अभी भी ऐसा नहीं है, जो मैंने ये वाला केस दिखाया इसमें तो फोर्स हमेशा ऐसे ही था, लेकिन अब क्या होगा, ये फोर्स जितना ये टिल्ट हुआ उतना फोर्स टिल्ट हो जाएगा। फिर अगले ही पॉइंट पर इसमें एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, एक्स नहीं रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, तो ये थोड़ा सा टिल्ट होगा, ये भी टिल्ट हो जाएगा, ये टिल्ट होगा, ये टिल्ट होगा, और आपको क्या मिलेगा, सर्कुलर मोशन। अब देखो कैसे, इस धागे को देखना, जब ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो यहां पर एक खास चीज हो रही है, फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स हमेशा रेडियल डायरेक्शन में है। ये सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को, जो इंस्टेंट वेलोसिटी है ना, उसकी डायरेक्शन को बदलने का काम कर रहा है। और यहां पर क्योंकि आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो तो रही है, आप ऐसे देखो ना, आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब आप एक्सीलरेट कर रहे हो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। आप पहले इधर जा रहे थे, फोर्स इधर था, जब आप सर्कुलर पाथ पे इधर आए, आपकी वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, सर्कुलर पाथ पे इधर थे, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, और हमने ऑब्जर्व किया था ना कि यार ये वेलोसिटी किसी तरफ तो पॉइंट कर रही है, ये देखो कहां पॉइंट कर रही है, रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि ओरिजिन की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है। तो यहां पर क्योंकि आप, दूसरा केस क्या था, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, लेकिन रेडियल डायरेक्शन का फोर्स ये क्या कर रहा है, आपकी डायरेक्शन को बदलने का काम कर रहा है। यहां पर ये काम इतनी नजाकत से हो रहा है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंड्यूस होगी, ठीक है। देखो वेलोसिटी तो आ रही है, ऑब्वियसली एक्स में तो इसने मूव किया ही है ना, जब हमने सर्कुलर पाथ को देखा तो एक्स में आप एक्सीलरेट कर रहे थे, तो ये वही हो रहा है, लेकिन इसकी ट्रेजेक्टरी इतनी वेल डिफाइंड है, मतलब इतने प्यार से इसकी ट्रेजेक्टरी बन रही है कि वो सर्कुलर पाथ पे आ रही है। अगर आप दो पॉइंट को देखो तो बेसिकली इस पॉइंट को देखो, तो एक्स में आपने मूव करना स्टार्ट कर दिया, वाई में आपने क्या कहते हैं डी एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर दिया है, बट उस पे जो पाथ आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सर्कुलर पाथ आ रहा है। तो ये जो आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये नेसेसरी है सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो जिधर आपकी वेलोसिटी है आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करोगे, काम खत्म। तो सर्कुलर पाथ पे आने के लिए टेंजेंशियल फोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है, हर पॉइंट पे बस आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को पलट रहा है, इवन आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो। तो अगर आप टेंजेंशियल एक्सीलरेट करो तो आप वेलोसिटी बढ़ा दोगे, लेकिन इसका काम क्या है, आपकी उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन को
पलटते रहना, हर पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगाते रहना, ताकि आपका पाथ जो आए वो आपका सर्कुलर पाथ है। ये है इसका काम। और ये देखो मैथमेटिक्स के जरिए बात करके हमने उस चीज को ढूंढ लिया। तो यहां पर इस एक्सीलरेशन को, ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर आर के, और वी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के। तो यहां पर ओमेगा की जगह मैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख देता हूं, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, तो इससे ये एक कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर है और ओमेगा स्क्वायर आर है। तो भाई जब एक्सीलरेशन आपको पता चल गया तो फोर्स कितना होगा। एक तो हम इसको अलग चीज लेके चलते हैं भाई, एक्सीलरेशन मानते मतलब फोर्स की तरह कंसीडर, वो एक्सीलरेशन बोलते तो हैं लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब लगाने की बारी आती है तो कंफ्यूज होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल। अब देखो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो होगा वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो यहां एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। जब आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी अगर एक्सीलरेट कर रहे हो तो ये इंस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई आर क्या है, ये बात को फील करो, ये एक्सीलरेशन है। और अगर ये एक्सीलरेशन है तो भाई जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होगा वो फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा उस डायरेक्शन के। और यहां पर एक्सीलरेशन क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर मैं इस धागे वाले केस को देखूं तो यहां पर इकलौता फोर्स जो सेंटर की तरफ है वो क्या है, टेंशन। तो यहां पर टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन, टेंशन वाली डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन किसके बराबर है, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। तो यहां पर आ जाएगा टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, काम खत्म। इतना आसान सा चीज है। मैं मानता हूं यार ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, लंबा हो गया है, लेकिन इसको ब्रेक करके पढ़ाता ना तो वो कंटिन्यूटी और मोमेंटम नहीं बनता, ठीक है। अगर आप बीच में थोड़ा थक गए होगे तो एक बार अपनी पूरी एनर्जी के साथ आना, पूरे लेक्चर को एक बार सीक्वेंस में देखना, हो सके तो वेक्टर और कैलकुलस को एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में आपको फिर उनको यूज करना है। तो जब यहां से शुरुआत हो गई है तो एक बार पुरानी रिवीजन भी कर लो, उससे क्या होता है आपका मोमेंटम बन जाता है, और मोमेंटम बन जाता है चीजों को हम एक बार में समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन करेंगे, तो ये सारी परिस्थितियों को हम बार बार एनकाउंटर करेंगे, और बार बार एनकाउंटर करेंगे तो हम चीजों को निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब समराइज कर देता हूं मैं यहां पर, वेलोसिटी कैसे निकाली, एक्सीलरेशन कैसे निकाला, डेरिवेटिव की मदद से निकाला, ठीक है। वेलोसिटी क्या आई मेरे पास, वी वेक्टर निकल कर आया आर ओमेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, जिसको आप बेसिकली बोल सकते हो आर ओमेगा आर टी, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दैट वाज योर इंस्टेंट वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन वेक्टर क्या आया मेरे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं आर कैप, कैपिटल आर से लिखा था, आर कैप प्लस आर अल्फा आर टी कैप। तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, ये रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, ठीक है। और यहां पर जो एक्सीलरेशन है एक रेडियल डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो ये बनेगा आपके पास रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो वही है ये वाला एक्सीलरेशन, क्या है यही तो है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या बन गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड बन गया। तो ये बन जाएगा देखो आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट है बाहर ले आता हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बन गया मेरे पास आर, अंडर रूट से बाहर लूंगा तो आर हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये रहा आपका क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है भाई, कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, लॉजिक समझ जाओ कैसे निकालना है, 2 बार निकालोगे तीसरी बार खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एंगल निकालना है, तो भाई मैं रेडियल डायरेक्शन से एंगल बताना चाहता हूं, मान लो मैं इस एंगल को फाई बोल देता हूं, तो मैं ये फाई एंगल बताना चाहता हूं कि मौजूदा रेडियस पे फाई एंगल पर मेरा एक्सीलरेशन, फाई एंगल पर एक्सीलरेशन वाला वेक्टर है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, अगर मैंने इसको फाई ले लिया, मान लो ये रेडियल डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये मेरा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है, ये मेरा फाई है, तो इसका मैं रेप्लिका यहां बनाता हूं, तो ये क्या है ए टेंजेंशियल, ये क्या है ए रेडियल। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए टी अपॉन में ए आर। ए टी क्या है मेरे पास, आर अल्फा है, ठीक है। तो आर अल्फा लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई ए आर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर है, तो ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया, आर से आर कटा, तो यहां पर tan फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास अल्फा अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, देन फाई विल बी tan इनवर्स, वही डाटाबेस देखेंगे उससे बता देंगे। ये रहा मेरा एंगल। अगर मुझे टेंजेंट से एंगल बताना है तो मैं इसको अल्फा एंगल मान लूंगा, ठीक है। अल्फा तो मैं एक्सीलरेशन को ले रहा हूं, इसको बीटा बोल देता हूं, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस तो वही है ना जो मैथ में सीख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो इतना आसान सा है आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। लंबा है मानता हूं, प्रोसेस लंबा है मानता हूं, लेकिन मुश्किल है नहीं है, कॉन्सेप्ट के रास्ते जुड़ना है और कुछ नहीं। वीडियो में आपको नॉलेज मिली हो इस लेक्चर के अंदर तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, हमें चीज़ों को आसान बनाना है। इस लेक्चर के लिए मैं एग्री करता हूं ये लंबा है, लेकिन अगर आप थक गए हो तो एक बार पूरी एनर्जी गेन करो और पूरे लेक्चर को एक बार में देख लेना, ठीक है। यकीन मानो समझ आ जाएगा। और अगर दोबारा देखने वाले हो, ठीक है, तो प्लीज़
वेक्टर्स के और कैलकुलस के कॉन्सेप्ट, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला प्लेलिस्ट या फिर एप्लीकेशन में आओ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला फोल्डर, वो चीज पूरा एक्सप्लोर कर लो, पूरा आसानी से खुद ब खुद हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे। ठीक है, आगे का पार्ट जो भी है इस चैप्टर के अंदर वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर लंबा हो चुका है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।